नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, देश के भीतर जहां चारों तरफ राम की बयार बह रही है, तो वहीं हैदराबाद के भाईजान ओवैसी साहब मुसलमानों को भड़काने से बाज नहीं आ रहे। अपनी राजनीति के जाल में ओवैसी साहब ऐसे उलझे हुए हैं कि उन्हें हर जगह सिर्फ तुष्टीकरण की ही राजनीति दिखती है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही दिन का समय बाकी रह गया है। इससे पहले ही ओवैसी साहब ने देश के मुसलमानों को बाबरी मस्जिद पर भड़काना शुरू कर दिया है। AIMIM के प्रमुख का बस अब एक ही काम रह गया है, देश के भीतर विभाजन करो और अपनी राजनीतिक रोटी सेको। दोस्तों, देश के भीतर राम की ऐसी लहर है कि इस तरह के सभी भड़काऊ बयान उसके सामने बौने ही जान पड़ते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि राम के नाम पर पूरा देश एकजुट है। सभी को पता है कि राम इस देश की मर्यादा है, राम इस देश की आत्मा है, जीवन जीने का तरीका है। लेकिन ये बात ओवैसी साहब नहीं समझ पा रहे हैं। तभी तो राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जहर उगलना शुरू कर दिया है। कैसे बताते हैं आपको। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले एक बार फिर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की विध्वंस की घटना हमेशा लोगों के जहन में ही रहेगी। ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार इसे लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन असल मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई का है। चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है। राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं। मथुरा के शाही ईदगाह को कृष्ण मंदिर घोषित करने की मांग को लेकर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने कहा, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट संसद का बनाया हुआ है, क्यों नहीं मोदी सरकार कहती कि हम इस पर स्टैंड करते हैं। उन्होंने आगे कहा, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया, ये मुद्दा जिंदगी भर रहेगा। राम मंदिर निर्माण को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद को आप शहीद नहीं करते तो कोर्ट का फैसला क्या आता। 6 दिसंबर तो एक फैक्ट है। ओवैसी ने कहा कि क्या हम चाहेंगे कि दोबारा 6 दिसंबर हो। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मथुरा ईदगाह मामले पर उनकी ओर से अपील नहीं किए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर ओवैसी ने कहा, काशी मथुरा विवाद क्यों हो रहा है, सरकार ऐसे विवादित मुद्दों को ना खोले। अयोध्या में राम मंदिर से थोड़ी दूरी पर कोर्ट के आदेश के अनुसार बन रही मस्जिद को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऐसी मस्जिद को मस्जिद नहीं मान सकते। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मस्जिद तोड़कर कहोगे कि मस्जिद ले लो। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हुई आज़ादी के बाद, इसका नोट सबको लेना होगा। 2024 चुनाव में राम मंदिर के प्रभाव के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में ओवैसी ने कहा, हालांकि बीजेपी कोशिश करेगी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, महंगाई का है, चीन ने जमीन हड़प ली, ये मुद्दा है। उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा और इंडिया गठबंधन पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। तो क्या ओवैसी साहब भी ललचा रहे हैं इंडिया अलायंस में जाने के लिए? ओवैसी ने जिस तरह से चुनाव से पहले जहर उगलना शुरू किया है, उससे कोई राजनीतिक फायदा तो उन्हें मिलता दिख नहीं रहा। कहीं ऐसा ना हो कि ओवैसी और उनका दल इस देश की राजनीति का इतिहास बनकर रह जाएं। असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनिए जो इन्होंने इस पूरे मुद्दे पर दिया है। तो सुन लो ओवैसी, राम मंदिर तो झांकी अभी बहुत और कुछ बाकी है, ये बताया है सर, इस पर क्या कहेंगे? तो हम चाहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके इस बयान पर बता दें कि सच है। जब उनका कैबिनेट का मंत्री इस तरह की बकवास कर रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री की ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने इस मिनिस्टर के बयान की तस्दीक कर दें। वो क्या कह रहा है, सच कह रहा है क्या आप काशी मथुरा टीली वाली मस्जिद, सुनहरी मस्जिद, जितने RSS के पास जो 30-35 हज़ार मसाजिद के लिस्ट है, क्या वो सब ले लेंगे क्या आप लोग? तो देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो अपने मिनिस्टर के इस बयान के ऊपर देश को बताएं कि उनकी पॉलिसी क्या है। लेकिन सर, आपने भी 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया जहां पे आपने कहा कि एक मस्जिद तो आपने खो चुकी है, बाकी मस्जिद भी आर ऑल्सो अंडर अटैक, एंड आप कह रहे हैं कि सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। आपके बयान को प्रोवोकेटिव माना जा रहा है और कम्युनल माना जा रहा है, और आपके ऊपर केस भी दर्ज हुआ है सर। देखिए, नहीं, केस तो दर्ज होते रहता है क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। जहाँ तक मेरी बात है, मेरी जो स्पीच हुई है वो सच्चाई पर मुबन्नी है। क्या बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर के दिन
डेमोलिश नहीं किया गया था, और जब डेमोलिश किया गया था तो किसी एक को भी सज़ा नहीं हुई, और मोदी सरकार ने डिसीजन के खिलाफ अपील क्यों नहीं की? क्या ये बात सच नहीं है कि अगर 6 दिसंबर को मस्जिद नहीं शहीद की जाती तो कोर्ट का जजमेंट क्या आता? क्या ये बात सच नहीं है कि बग़ैर मुस्लिम पक्ष को बताए ताले खोले गए? जब कंप्यूटर नहीं था तो चंद मिनट की हियरिंग में जज साहब ने 26 या 25 पेज का ऑर्डर दे दिया, और बाद में वही जज साहब ने अपनी किताब में लिखा कि उनको ऊपर से इशारा मिला क्योंकि उन्होंने अपने कोर्ट की दीवार पर एक काले बंदर को देखा। क्या ये बात सच नहीं है कि जब जीबी पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई, उसके बाद मस्जिद को बंद कर दिया गया? ये फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फैक्ट है। इसीलिए हमने जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बिलीफ के ऊपर आया है, और हमको इस बात का उस वक्त एप्रीहेंशन था, जो अब सच साबित हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, कि आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मसाजिद के ऊपर केसेस डाले जा रहे हैं। तो ये मैं जो कह रहा हूँ फैक्ट है, वो मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जैसा जस्टिस जे एस वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। अब आप मेरे को बताइए टीले वाली मस्जिद का किस्सा क्या है? 200 साल पुरानी मस्जिद है, और लुटियंस जब बना रहे थे दिल्ली को तो उसको छोड़कर बनाया गया। तो पहले वहाँ पर गाँवों को हासिल किया गया और मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगाए। आप मस्जिद के ऊपर नोटिस देते हैं। तो ऐसे कई मसाजिद हैं जहाँ पर संघ परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या उनकी आइडियोलॉजी से अपने आप को करीब मानने वाले लोग इस तरह के कोशिशें कर रहे हैं। तो अगर मैं इन कोशिशों को देश के सामने रख रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं तो सच्चाई का काम कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। और हम नरेंद्र मोदी सरकार से जानना चाहते हैं कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, उस पर भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का क्या मौक़िफ़ है? क्यों नहीं केंद्र सरकार, वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह देते हैं कि हम 91 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को फॉलो करेंगे, उसको अबाइड करेंगे? ख़त्म, किस्सा ख़त्म कर दीजिए ना। जब आप 91 के एक्ट को मानेंगे तो सब किस्से ख़त्म हो जाएंगे। मैं आज भी कह रहा हूँ कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री ये चाहेंगे कि कोई मस्जिद के ऊपर कोई तमाशा ना हो, सब ख़त्म हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, और वो ये कह रहे हैं कि उनके लिए बड़ा खुशी का दिन था क्योंकि 6 दिसंबर को वहाँ पर थे और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अरे भाई, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आप संविधान के ऊपर, आइन के ऊपर ओथ लिए हैं, और आप जिस दिन डिमोलिशन हुआ था उसको आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम हुआ। वो प्रोवोक नहीं कर रहे हैं, वो इंसाइट नहीं कर रहे हैं। एक डिप्टी सीएम रहकर इस तरह की बकवास कर रहे हैं। और अगर देवेंद्र फडणवीस को इतना हिम्मत अब आ गई है तो कोर्ट में जाकर कहना था कि हाँ मैंने तोड़ा मस्जिद को, कहना था ना। आपने नहीं कहा, डर के नहीं कहा आपने, और किसी को सज़ा नहीं हुई उसमें। तो डिप्टी सीएम है तो जाके कोर्ट ने बोलना था कि हाँ मैंने तोड़ा था। अब जितने लोग जो बोल रहे हैं, शिवसेना के लोग बोल रहे हैं, बोलिए जाकर कोर्ट को क्यों नहीं कहा आपने? इकबाल जुर्म कर लेते वहाँ पर। भाई अगर आप डरते क्यों हैं जेल से? और ये प्राइम मिनिस्टर की सरकार ने उस क्रिमिनल जजमेंट के खिलाफ अपील नहीं की। और दूसरा, एक नाथ शिंदे जिसको बीजेपी सपोर्ट कर रही है, वो कह रहे हैं कि जो दरगाह है बरसों से, माने 200 साल 300 साल से दरगाह है, बोल रहे उसको हम चेंज कर देंगे। अरे भाई, आप मुख्य। तो दर्शकों, सुना आप लोगों ने, आप लोगों का क्या कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी का राम मंदिर रामलला प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले बाबरी मस्जिद विध्वंस का मुद्दा उठाना कितना सही या कितना गलत है? इस पर आप अपनी राय जरूर लिखकर भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।